एक ऐसा एग्जाम है जहां पे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आते हैं, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं संपूर्ण विकास यानी कि संपूर्ण बाल विकास, यानी कि अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं बाल विकास में उन सभी को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो लोग मेरा पूरा बाल विकास का क्लास देखेंगे तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। मैं आप लोग के लिए मात्र 99 रुपया में पूरा का पूरा बाल विकास दूंगा, पूरा का पूरा सीडीपी का नोट्स, पूरा का पूरा बाल विकास का नोट्स और पूरा का पूरा संपूर्ण हिंदी का नोट्स, पूरा का पूरा टैग वर्ड। जो लोग पूरा टैग वर्ड पढ़ लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं एक सिंगल क्वेश्चन यानी कि टैग वर्ड की सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो 99 रुपया में बाल विकास, संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण टैग वर्ड और यहाँ पे ईवीएस का नोट्स और यहाँ पे जो भी मॉडल पेपर हो गया, एमसीक्यू हो गया, उन सभी को मात्र 99 रुपया में देने वाले हैं। जो लोग केवल यहाँ पे इतना क्वेश्चन, इतना पीडीएफ, इतना नोट्स पढ़ लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सभी लोग बड़े ही आसानी से पास हो जाएंगे। और जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे मात्र 99 रुपया पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप भेज देना है और आपको वहीं पे सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीटेड इन योर प्रीवियस एग्जाम। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। तो इसका आंसर हो जाएगा लिखने में। हमने यहाँ पे ट्रिक बताया था बाल विकास की क्लास में। यहाँ पे दिया गया है ग्राफिया। तो ग्राफिया मतलब होता है ग्राफ। इसका ट्रिक क्या है कि अगर आपको सही से ग्राफ बनाने आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज, इसमें होता है डिस्ग्राफिया हो गया और यहाँ पे होता है फज्जिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया। तो इसी प्रकार से तो यहाँ दिया गया है डिस्ग्राफिया, तो जहाँ पे आ गया ग्राफ यानी कि लिखने में यहाँ पे डिसेबिलिटीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। इसका आंसर हो जाएगा संप्रेषण करना, यानी कि बातचीत करना। जितना आप एक दूसरे से बात करोगे, जो भी यहाँ शिशु है, अगर वो शिशु यहाँ पे संप्रेषण करेगा तो उसका उतना ही सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। समझने के लिए हमने यहाँ पे एक इमेज भी लगाया है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो। इस सभी लोग आपस में क्या कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, यानी कि बातचीत कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, संप्रेषण यानी कि बातचीत करना। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यह जो है कथन किसने कहा था या फिर किसका विचार है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाओम चोम्स्की। ये बोलते हैं कि जो भी बच्चे होते हैं वो जन्मजात भाषा सीखते हैं, यानी कि जन्मजाति भाषा सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, नाओम चोम्स्की। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, आंसर नंबर डी। एक बार फिर से बोलता हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि दीज आर क्वेश्चन आर मल्टीपल टाइम रिपीटेड। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। अब देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, अगर हमको शिशु के प्राइमरी लेवल पर उसके सुनना और यहाँ पे बोलना, इसके स्किल को डेवलप करना है, इसके कौशल को हमको विकास करना है, तो हमको यहाँ पे अपनाना पड़ेगा भूमिका निर्वाह और यहाँ पे बातचीत करना। जितना वो बातचीत करेगा, जितना वो संप्रेषण करेगा, तो उतना ही उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। यानी कि जब वो बातचीत करेगा तो वो जो है सबसे पहले सुनेगा और यहाँ पे बोलेगा, यानी कि उसका जो भी यहाँ पे बातचीत करना है, भूमिका निर्वाह है, यानी कि उसका सुनना बोलना, दीज आर स्किल हैज बीन डेवलप्ड। जब वो सुनेगा बोलेगा, यानी कि संप्रेषण में जैसे वो बातचीत करेगा, यानी कि उसका यहाँ पे सुनना बोलना, ये यहाँ पे कौशल का विकास होगा। अगर वो बातचीत करेगा, अगर वो सोशल इंटरेक्शन करेगा, तभी उसका यहाँ पे सुनना बोलना कौशल का यहाँ पे विकास होगा। कौशल मतलब होता है स्किल, यानी कि संप्रेषण क्या होता है, अगर आप जितना बातचीत करोगे तो बातचीत आप तभी करोगे जब आप सुनोगे और बोलोगे, यानी कि सुनना बोलना
इसके कौशल का, इसके स्किल का डेवलपमेंट होना किसमें होगा? बातचीत करने में, संप्रेषण करने में। अगला क्वेश्चन, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? अब देखिए, जो लोग पढ़े होंगे टैग वर्ड, इसमें क्या होता है? पॉजिटिव सेंस होता है और इसमें नेगेटिव सेंस होता है। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है नेगेटिव सेंस कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। अब देखिए, अनिवार्य नहीं है यानी कि हमको यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उन सभी ऑप्शन में हमको नेगेटिव सेंस देखना है। पहला ऑप्शन, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, मानवीय मूल्यों का विकास करना, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है कि भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना, तो ये यहाँ पे आ गया नेगेटिव सेंस। अलंकारिक प्रयोग, अलंकारिक जो यहाँ शब्द है यही बता रहा है नेगेटिव सेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। एक बार फिर से बोलता हूँ क्वेश्चन को कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। रेशमा 1 साल पहले असम से पंजाब आई। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय गलती करती है, त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान को सही मानोगे? रेशमा को बार बार त्रुटियां बताना, नेगेटिव सेंस, गलत। उसे भाषा के अधिक यानी कि बार बार उसको अवसर देना। उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए, गलत है, ये भी आपका है नेगेटिव सेंस। उसकी मातृभाषा का प्रभाव, उसकी मातृभाषा किसे कहते हैं? जहाँ के आप निवासी हैं उस निवासी क्षेत्र का जो भी भाषा है वो होता है मातृभाषा। अगर आप असम के हैं तो जो भी आपका मातृभाषा है वहाँ हो गया। अगर आप राजस्थान के हैं तो जो भी वहाँ होता है भाषा होता है तो वो हो गया उसका मातृभाषा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बोला गया है उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पढ़ने देना चाहिए, तो यहाँ भी आ गया नहीं, यानी कि नेगेटिव सेंस। तो जो लोग टैग वर्ड पढ़े होंगे वो लोग बड़े आसानी से यहाँ पे ऑप्शन को छाट लेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पॉजिटिव है, कौन सा यहाँ पे नेगेटिव है। अब देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देना चाहिए ताकि वो सीख सके, जो भी यहाँ पे गलतियाँ आ रहे हैं उन गलतियों को यहाँ पे सही कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारे क्वेश्चन आपके हिंदी में आएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाद नहीं आएगा, क्योंकि सीटेट में जितने सारे क्वेश्चन आते हैं वे सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बेस पे होते हैं। और अगर आपको क्वालिफाई होना है तो जितने सारे यहाँ पे PYQ होते हैं यानी कि प्रीवियस ईयर होते हैं उन सभी को सॉल्व करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में आज हम पूरा का पूरा संपूर्ण हिंदी कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। एक सेकंड, यहाँ देखिए, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम। अब यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन लेना है वो लेना सबसे कम। अब देखिए, प्रतिलिपि हो गया, अधूरी कहानी को पूरा करना नहीं। अगर आप यहाँ पे अधूरी कहानी को पूरा करेंगे यानी कि जो भी आपका यहाँ पे लेखन कुशलता है ये यहाँ पे ज़्यादा होगा। कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन यहाँ भी ज़्यादा होगा। आंखों देखी घटनाओं को लिखना यानी कि यहाँ भी आपका लेखन कुशलता ज़्यादा होगा। लेकिन क्वेश्चन बोला गया है कि लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिलिपि। इसका मतलब होता है कॉपी पेस्ट करना। तो अगर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे यानी कि जो भी आपका लेखन कुशलता है वो यहाँ पे कम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन दिया गया है, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ साथ आप उसके अर्थ को भी समझो, तो यही होता है पढ़ना का सबसे अच्छा स्किल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ साथ आप उसका अर्थ भी निकाल सको। क्वेश्चन नंबर 10, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। अब देखिए, सुलेखा मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। अब यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान भ्रम में हो जाता है। देखिए, अगर बच्चा यहाँ पे गलती कर रहा है
तो आपको उसको डिमोटिवेट नहीं करना है, यानी कि नेगेटिव सेंस में नहीं करना है, आपको हमेशा पॉजिटिव सेंस में लेके आना है। अगर उसने जीवन को जिंदगी पढ़ा, यानी कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, गलत। उसे केवल केवल आ गया, गलत। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, नहीं आ गया, गलत। वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वो जो भी यहाँ पे गलती कर रही है, यानी कि वो सीख रही है तभी गलती कर रही है, यानी कि वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। अब देखिए, बहुभाषिक कक्षा किसे कहते हैं? अगर कक्षा में एक ऐसी कक्षा जिसमें एक से ज्यादा भाषा सिखाई जाती हूँ, तो ऐसे कक्षा को बोला जाता है बहुभाषिक, यानी कि मल्टी लैंग्वेज। एक कक्षा में एक से ज्यादा यहाँ पे लैंग्वेज सिखाया जाता है, यानी कि बहुभाषिक हो गया। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा यस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन, मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी। मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? देखिए, नियमों का अति सामान्यीकरण, नियमों का अति सामान्यीकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। मैंने बताया था टैग वर्ड में, यहाँ पे जो भी आया है ना होना, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव सेंस है। तो व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना गलत है। भाषा प्रयोग में असावधानी गलत है। भाषा की समझ ना होना, ये भी यहाँ पे नेगेटिव सेंस है। तो जो भी यहाँ पे नेगेटिव सेंस है, ये यहाँ पे गलत होगा, गलत गलत, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले आती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। तो सुनीता का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। अब देखिए, जो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। आप जानते होंगे जो भी यहाँ पे एनसीएफ है, एनसीएफ, तो एनसीएफ खुद ही बोलता है कि बच्चों को स्कूलीकरण से लेकर के, जो भी यहाँ पे स्कूलीकरण है, जो भी यहाँ पे आपका पुस्तकीय ज्ञान है, उससे बाहर निकालो, बाहर के वातावरण से लिंक करो। तो इसीलिए आपका जो भी यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। लिखित कार्य की जांच करना आपको। तो केवल आ गया यहाँ पे, गलत है। बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, गलत है, नेगेटिव सेंस, यानी कि ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, इन दोनों में कोई ना कोई यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन है सही है वो है बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलना, और यहाँ पे अवलोकन। जब यहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे के हस्तलिखित समझता है, पढ़ता है, तो उसको यहाँ पे अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर नंबर सी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, स्वलीन विकार। स्वलीन विकार यानी कि आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है? देखिए, स्वलीन का मतलब क्या होता है? स्वलीन का मतलब होता है, यहाँ देखिए इमेज में, यहाँ पे एक ग्रुप है, एक समूह है, एक ग्रुप है, एक सेमिनार है, एक सोशल है। तो स्वलीन का मतलब होता है, स्वलीन का मतलब होता है अगर बच्चा सारा चीज जानता है लेकिन बोल नहीं पाता है, यानी कि अपनी बातों को किसी ग्रुप में, किसी सोशल में, किसी समूह में, किसी सेमिनार में या फिर किसी के सामने रख नहीं पाता है, कठिनाई होती है, तो उसे बोलते हैं स्वलीन, स्वलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करना। अपनी बातों को किसी ग्रुप में, किसी सेमिनार में, किसी समूह में अपनी बातों को अगर रख नहीं पाता है, कठिनाई होती है, तो उसे बोलते हैं स्वलीन विकार, यानी कि आर्टिस्टिक डिसऑर्डर। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है नेगेटिव सेंस में, नहीं सीखी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना सुनना, और यहाँ पे अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना। अब देखिए, यहाँ पे जो भी इसका उद्देश्य है वो है नेगेटिव सेंस में। अब भाषा को आप सीख सकते हो, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, ठीक, मन की बात कहना सुनना, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना, ये भी आपका पॉजिटिव है। लेकिन व्याकरण में क्या होता है? व्याकरण नियम होता है। व्याकरण किसे कहते हैं? जहां पर नियमों की शुद्धता होती है, जहां पर नियमों की शुद्धता होती है उसे बोलते हैं व्याकरण। तो व्याकरण में नियम होता है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। तो इसका आंसर हो गया भाषा का व्याकरण सीखना। क्वेश्चन का 16 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है। निबंध क्या होता है? निबंध एक डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि आप निबंध एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखते हो। तो हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंध परीक्षाओं का लाभ नहीं है? लाभ है। जो भी आपका यहाँ क्वेश्चन है वो है पॉजिटिव सेंस में, परीक्षाओं का लाभ है, निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसके द्वारा, यहाँ देखिए जो भी आप शिशु है, इसके द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित यानी कि स्टोर करके लिख सकता है, स्टोर करके कलेक्ट करके लिख सकता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षण की डैश उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा नियम से उदाहरण। मैंने बताया था कि नियम से अगर आप उदाहरण जा रहे हो तो नियम में आ गया, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे नियम बताया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे उदाहरण बताया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगमन विधि। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले उदाहरण उसके बाद नियम, तब इसका आंसर होगा आगमन विधि। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले है नियम और उसके बाद उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा निगमन विधि। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है। सबसे जरूरी क्या है? बातचीत करना। जितना उसको संप्रेषण करोगे, बातचीत करने के लिए अवसर दोगे, उतना ही उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 का ए हो जाएगा, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, यानी कि बार बार पढ़ती है, एक शब्द को बार बार पढ़ेगी, एक वाक्य को बार बार पढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या होगा? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक कर पढ़ सकती है, गलत, नेगेटिव सेंस। उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, गलत। वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है, गलत है। इसका आंसर हो जाएगा वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। मैंने बोला था कि अगर शिशु का, जो भी आप शिशु है, उस शिशु को, जो भी आप स्टूडेंट है, उसको आपको यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं करना है, उसको हमेशा पॉजिटिव सेंस में लेके आना है। अगर वो यहाँ पे गलती कर रहा है या फिर वाक्यों को पुनरावृत्ति कर रहा है, बार बार बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है वह जो है समझ के पढ़ रहा है, इसीलिए उसको जो है बार बार बोलेगा वो। जैसे कि मान लीजिए अगर राम लिखा हुआ है, अगर बच्चा यहाँ पे राम पूरा यहाँ बोल नहीं पा रहा है तो बोलेगा र र र र राम, यानी कि वह शब्दों को या फिर वह वाक्यों को समझने के लिए बार बार पुनरावृत्ति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नियमों का अति सामान्यीकरण, नियमों का अति सामान्यीकरण, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्योंकि अगर आप टैग वर्ड की सहायता से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे दिया गया है नियमों का उल्लंघन, नेगेटिव सेंस, नियमों का कंठस्थ ना होना, नेगेटिव सेंस, संदर्भ की समझ ना होना, नेगेटिव सेंस, यानी कि जो भी आपको यहाँ ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी। तो आप टैग वर्ड की सहायता से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्ष की दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है। आप देखते होंगे जो भी यहाँ पे स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल होता है, तो बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे पेंट किया होता है कि वह साफ साफ नजर आ सके, साफ साफ नजर आ सके। तो निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता संप्रत्यय या कौशल इस शब्द दीवार के उपयोग से पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा मूल शब्दों को समझना। अगर उसको मूल शब्द ही नहीं पता होगा तो कैसे पढ़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है। विद्यालय आने से पहले जो बच्चे होते हैं उसके पास, यानी कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है, लेकिन डैश की सचेत जानकारी नहीं होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, देखिए अगर विद्यालय
आने से पहले तो बच्चे के पास जानकारी होगा वर्णमाला का, सुनने बोलने का, पढ़ने लिखने का, लेकिन व्याकरण की जानकारी नहीं होती है। व्याकरण मतलब होता है नियम, नियम, तो उसको नियमों की जानकारी नहीं होती है, इसीलिए वह विद्यालय आता है। तो एक बार मैं फिर से बोलता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है, लेकिन व्याकरण की जानकारी नहीं होती है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, शिशुओं में भाषा के विकास के संदर्भ में कथन 1 और कथन 2 पर विचार करिए। तो कथन 1 यहाँ बोल रहा है कि शैशवावस्था से बच्चे वाकनली के एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होते हैं। कथन नंबर 2, 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि शैशवावस्था से बच्चे वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी आप सही है कि 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह तरह की बबलाना, यानी कि वह जो बबलाती है और यहाँ पे दोहराव करती है, यानी कि यहाँ पे आपका जो भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों कथन सही है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, यानी कि देखने में बहुत ही कठिन, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सही है, बहुत ही ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि समूहवाद विवाद में भाग लेने वाले भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा एक विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग, यानी कि एक जूनियर होगा और एक यहाँ सीनियर होगा। तो आवश्यकता पड़ने पर जो भी यहाँ सीनियर है वो सिखाएगा जूनियर को, यानी कि मान लीजिए ग्रुप है, उस ग्रुप में एक सीनियर है और एक जूनियर है। अगर जूनियर यहाँ पे कोई भी थोड़ा सा एरर करता है, इशू आता है, तो जो भी यहाँ सीनियर है वो सीनियर जूनियर को यहाँ पे हेल्प करेगा, हिंट देगा। तो यहाँ पे है कि कनिष्ठों की सहायता कर सके। तो देखिए समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। ये बोलते हैं कि अगर यहाँ पे जो भी जूनियर है, जो भी यहाँ सीनियर है, तो सीनियर यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देगा, पूरा नहीं बताएगा, थोड़ा सा हिंट देगा, इशारा देगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए सहायता करना, इशारा देना, देखिए सहायता करना, हेल्प करना, सहायता देना, इशारा करना आ गया, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो सिद्धांत है वो यहाँ पे आधारित होगा वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के सिद्धांत पे। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है। इसका आंसर क्या होगा? छात्रों को अंक देना सरल, छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभी आप जो भी सीटेट का एग्जाम दोगे वो यहाँ पे बेस होगा OMR, यानी कि ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पे, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। जिस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठ, ठीक। तो हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि छात्रों को अंक देना सरल है तथा अधिक विश्वसनीय होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षक कक्षा में उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलवाता है, उसके बाद उसका अभ्यास करता है, शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधि कहलाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर होगा प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में क्या होता है? पहले आप उसका एग्जाम्पल दोगे, फिर उसके ऊपर काम करोगे, उसका रिजल्ट क्या आया, यानी कि सबसे पहले आप उसके ऊपर काम करोगे, यानी कि प्रैक्टिकल करोगे, तो उसे बोलते हैं प्रयोग विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी। आगमन क्या होता है? आगमन में सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम है? लोकगीतों की रसानुभूति, और यहाँ पे लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, फिर यहाँ पे लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना। तो ये यहाँ पे नेगेटिव सेंस में होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? अब देखिए यहाँ भी आपको उचित नहीं है बोला गया है, नेगेटिव सेंस लेना है। तो यहाँ पे भाषा की कठोरता से व्याकरणिक नियमों का, मैंने बताया था कि व्याकरण में क्या होता है, नियम होता है। भाषा क्या होता है? भाषा एक दूसरे के संनिग्ध में फूली फलती है। भाषा की सहायता से आप अपनी बातों को रख पाते हो। भाषा एक
नियमबद्ध व्यवस्था है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही अधिक पकड़ आपकी मजबूत होगी, तो ये भी आपका पॉजिटिव सेंस है। लेकिन क्वेश्चन बोला गया है नहीं, यानी कि नेगेटिव सेंस। तो नेगेटिव सेंस होगा कि भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। तो जहाँ पे आ गया व्याकरण, तो व्याकरण क्या होता है? नियम होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ देखिए, ये यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कहानियों व कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है तो वो जो है प्रभावित होते हैं डिसलेक्सिया से। पढ़ने में बोला गया है। ट्रिक देखिए, एक यहाँ बच्चा है और वह जो है साबुन लक्स को लक्स नहीं बोल रहा है, लुक बोल रहा है। यानी कि इसका ट्रिक हो गया कि अगर यहाँ पे डिसलेक्सिया आएगा यानी कि पढ़ने में दिक्कत होगा बच्चे को, तो पढ़ने में कठिनाई यानी कि डिसलेक्सिया। अगर पूछा जाए लिखने में तो डिसग्राफिया। अगर पूछा जाए आकलन करने में यानी कि मापदंड करने में गणितीय विकार, तो होगा डिसकैलकुलिया। यहाँ पे आपका ट्रिक होगा कैलकुलेटर, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया गणितीय विकार। डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में, तो यहाँ पे होगा पठन विकार। डिसग्राफिया यानी कि लेखन विकार। अफेजिया यानी कि संप्रेषण यानी कि बातचीत के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, विद्यालय की पाठचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हों जो बच्चों को अवसर प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग। जितना वह जो है भाषा का प्रयोग करेगा उतना ही उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, यानी कि सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, आपको हैंडल करना है। मान लीजिए आप टीचर हो और अगर यहाँ विद्यार्थी आपसे अनुचित व्यवहार करता है तो उसको आप डांटोगे नहीं, बोलोगे नहीं, ना ही किसी प्रिंसिपल से शिकायत करोगे और ना ही उसके गार्जियन से शिकायत करोगे। आपको खुद ही हैंडल करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाना, गलत। उससे सभी के सामने बात करना, गलत। उसे कुछ नहीं कहेंगे, ये भी गलत है। अब देखिए इसका आंसर होगा उससे आप बात करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कहानी में घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना। कहानी में घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन लोग को नोट्स चाहिए तो 99 रुपया में आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हो, कंप्लीट हिंदी का, कंप्लीट सीडीपी का। 99 रुपया में पूरा हिंदी, कंप्लीट सीडीपी यानी कि बाल विकास, केबीएस का, सॉरी ईबीएस का, और यहाँ पे कंप्लीट टैग वर्ड, और टैग वर्ड की सहायता से आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मात्र 99 रुपया में आप पूरे नोट्स को परचेज यानी कि खरीद सकते हो। आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेजना है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड के एक गाँव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है। देखिए, मातृभाषा जानती है और यहाँ पे हिंदी जानती है, जो उसके घर और आस पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के, यानी कि भाषा अर्जन के, और कौन सी भाषाएं भाषा के अधिगम के अंतर्गत आती है? अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे दिया गया अर्जन। तो अर्जन का मतलब होता है कि जो भाषा मातृभाषा हो, यानी कि जो भाषा आप जानते हो, जो भाषा आप घर पे सीखते हो। यहाँ देखिए मैं ऐसे बोलता हूँ अर्जन, यानी कि जो भाषा आपका मातृभाषा हो, तो इसका मातृभाषा हो गया। और जो भाषा ये खुद जानता है यानी कि घर सीखता है, तो उसे बोलते हैं अर्जन। और जो भी यहाँ पे अधिगम होता है, अधिगम, तो अधिगम विद्यालय में सिखाया जाता है, यानी कि आप घर से वो भाषा सीख नहीं सकते हो। तो अधिगम में आप बाहर यानी कि विद्यालय में सीखते हो, तो उसे बोलते हैं अधिगम। तो झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा, अब देखिए अर्जन में आ गया इसका मातृभाषा और यहाँ पे हिंदी आ गया, और अधिगम में आ गया अंग्रेजी। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है
मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। सही बात है, मातृभाषा और हिंदी ये दोनों आ गया अर्जन के। ऑप्शन 1 सही है। अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। सही बात है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा आप सीखने जा रहे हो विद्यालय, तो ये भी आपका सही है। हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। देखिए, हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत नहीं आ रही है, अर्जन से आ रही है, ये आपका गलत है। तीनों भाषाएं यानी कि मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी, ये बोला है अर्जन के अंतर्गत है, तो ये भी आपका गलत है। यानी कि पहला और दूसरा आपका सही है, पहला और दूसरा आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का हो गया ए। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न गैस प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, यानी कि MCQ बेस्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37। मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने में, मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति में आपका हो जाएगा सरल और यहाँ पे सहज भाषा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 37 का बी, सरल और यहाँ पे सहज भाषा का प्रयोग। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब देखिए, नाटक शिक्षण में क्या लिखित परीक्षा होता है? गलत। नाटक शिक्षण में क्या मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना होता है? गलत। पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना होता है? गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़े गए नाटक का मंचन होता है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण यानी कि सबसे अच्छा शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है, ये आपको ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन है वो किस सेंस में बात कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है या फिर नेगेटिव कर रहा है। तो हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता है, ये बच्चा कमजोर है, क्या उसके लिए हमको व्यायाम करना चाहिए? गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, आप अतिरिक्त कक्षाएं लगा सकते हो, गोष्ठियां कर सकते हो या फिर विशिष्ट अभ्यास कर सकते हो, लेकिन अगर उसको नहीं आ रहा है तो आप उसको व्यायाम नहीं कराओगे। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद यानी कि जहाँ पे मल्टी लैंग्वेज होती है किसकी अनुशंसा करता है? अब देखिए, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम और घर की भाषा में होनी चाहिए। गलत है। मातृभाषा का मतलब क्या होता है? जो आपका खुद का भाषा होता है, जो मतलब जहाँ पे आप रहते हो तो वो जो भाषा होता है उसे बोलते हैं मातृभाषा। यानी कि जो आप घर पे सीखते हो, जो आप अपने क्षेत्र में सीखते हो, जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज होता है उसे बोलते हैं मातृभाषा। तो सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम से या फिर घर की भाषा में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आ गया अंग्रेजी माध्यम, यानी कि गलत। यहाँ हो गया नेगेटिव सेंस। सभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेरा मातृभाषा केवल हिंदी होती है, गलत है। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा के आधार पर या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए जहाँ की वो हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? अब यहाँ पे 2 टर्म है, एक है स्कीमिंग और एक है स्कैनिंग। तो स्कीमिंग क्या होता है और यहाँ पे स्कैनिंग क्या होता है? तो स्कैमिंग में जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं गहराई के रूप में, यानी कि अगर आप पठन कर रहे हो बहुत ही गहराई, बहुत ही डीप में, तो उसे बोलते हैं स्कीमिंग। और जब यहाँ बोला जाए स्कैनिंग, तो स्कैनिंग क्या होता है? सरसरी तौर पे पढ़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका हो गया 41 का ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से बोलता हूँ, कई बार क्वेश्चन आता है कि स्कीमिंग क्या होता है और स्कैनिंग में क्या होता है। तो स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है और स्कैनिंग क्या होता है? गहराई के रूप में पढ़ा जाता है। स्कैमिंग में हमेशा गहराई के रूप में पढ़ा जाता है, जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुएं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्राकर
अधिक प्रयोग में लाया जाता है? बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सूचनात्मक, खोजबीन परक, फिर यहाँ पे कल्पनाशीलता, फिर यहाँ पे नियंत्रक। बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 42 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा खोजबीन परक। क्यों? क्योंकि जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुएं, घटनाओं और अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट के बारे में पूछते हैं, यानी कि वो खोजबीन कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है, बताइए। घटनाओं और विचारों के क्रम का संयोजन और आकलन, अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से सारांशीकरण करना, अक्षरों और वर्णमाला पर आधारित ध्यान केंद्रित करना, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है विषय वस्तु से आगे का अनुमान लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का सी, अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? यानी कि नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना, यानी कि डायरेक्ट संप्रेषण करना, उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों का तुलना करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अगर आप बाय यूजिंग टैग वर्ड, आप टैग वर्ड की सहायता से अगर आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है नेगेटिव सेंस से, तो मान लीजिए हमने यहाँ पढ़ा दूसरा ऑप्शन, भाषा के प्रकारों के स्थान पर नियमों पर अधिक जोर देना, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव सेंस के बारे में बोला जा रहा है। ठीक। प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरणिक नियमों की तुलना करना, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव सेंस। द्वितीय भाषा के व्याकरण के नियमों का अधिगम और यहाँ पे अभ्यास, तो यहाँ भी पॉजिटिव सेंस है, यानी कि ऑप्शन 2, 3, 4 यहाँ तीनों में पॉजिटिव सेंस बोला जा रहा है। लेकिन जब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है आपको निकालना है नेगेटिव सेंस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभवजनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया जाए। आपको यहाँ पर नोट करना है अनुभवजनित, यानी कि वह जो है अनुभव से, अपने अनुभव से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। तो यह किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान क्या होता है कि इसमें अपने अनुभव से प्रश्नों का उत्तर देता है। ठीक। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। कथावाचन एक ऐसी गतिविधि होती है जिसका कक्षा में बहुतायत में प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक को दूसरे अकादमिक कार्य करने के लिए आवश्यक समय मिल जाता है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी है यह तार्किक समझ और कल्पनाशीलता की नींव रखती है। ऑप्शन नंबर 3 यह विद्यार्थी को रोल प्ले करने की संभावना प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 4 यह अध्यापक को अपने शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह विद्यार्थी को रोल प्ले करने की संभावनाएं प्रदान करती है ताकि उनका सोशल इंटरेक्शन बढ़े। अगर विद्यार्थी यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा यानी कि उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। कविता शिक्षण की डैश प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए हितकारी है। अब देखिए उच्चतर माध्यमिक कक्षा या फिर उच्चतर माध्यमिक शिक्षण, इसमें क्या होता है? इसमें गहन होता है। और गहन किससे मिलता है? गहन आपको मिलता है समीक्षा से। समीक्षा से गहन प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 48 का बी। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण है। अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन बोल रहा है कि उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए। गलत है भाई। अगर बच्चा यहाँ देख नहीं पाता है तो उसको आप अलग बैठाएंगे नहीं, आप हमेशा पॉजिटिव सेंस को लेकर चलना है। तो अगर वह जो है दृष्टिबाधित है तो आप हमेशा बोल कर करिए। आप जब बोलेंगे तो सुन लेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 1। और अगर आप यहाँ पे बाय यूजिंग टैग वर्ड की सहायता से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो आप यहाँ भी देख सकते हो क्वेश्चन जो भी यहाँ पे इसका ऑप्शन 3 है, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। नेगेटिव सेंस, गलत। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, गलत है भाई। अगर वह जो है दृष्टिबाधित है, देख नहीं पाता है, तो आप हमेशा वहाँ पे मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। यानी कि अगर आप किसी को थोड़ा सा हिंट दोगे तो उसे बोलते हैं स्काफ होल्डिंग, यानी कि मदद। और अगर पूछा जाए किसके सिद्धांत के बेस पर आधारित है, यानी कि किसी को हिंट देना, किसी को हेल्प करना, किसी को इशारा करना, किसी को संकेत देना, तो हमने बताया था आपको वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ये बोलते हैं हमेशा संकेत के बारे में कि बच्चे को थोड़ा सा संकेत दे दो, सहायता कर दो, हिंट कर दो, लेकिन पूरा मत बताओ, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब। तो भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन में स्वतः होता है, आप खुद सीखते हो, आप घर पे सीखते हो। यानी कि भाषा अर्जन जैसे कि आपका हो गया मातृभाषा। भाषा अर्जन का मतलब होता है परिवेश, एक्सपोजर। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश यानी कि एक्सपोजर दिया जाए, ऑप्शन 1। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? अब देखिए ऑप्शन नंबर 1, पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है। नेगेटिव सेंस, गलत। पाठ्य पुस्तक का अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए एकमात्र साधन है। नेगेटिव सेंस, गलत। अब देखिए यह पाठ्य चर्चा में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा यह पाठ चर्चा में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो? बताओ। अगर वह जो है संदर्भ और यहाँ पे प्रसंग दोनों पे ध्यान देना है, तब यहाँ क्या होगा? तब यहाँ होगा गहन। अगर आप गहन से डीप से पढ़ेंगे तो आप संदर्भ और यहाँ पे प्रसंग दोनों पे ध्यान दे पाएंगे, यानी कि वह विद्यार्थी को गहन पठन पर प्रोत्साहित कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 55। किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैशबोर्ड है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय। क्वेश्चन नंबर 56। आप हिंदी के अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राइमरी स्कूल में जाती है। यानी कि आप हिंदी के टीचर हैं और आपकी नियुक्ति होती है पंजाब के प्राइमरी स्कूल में। चूंकि आप स्थायी भाषा नहीं जानते हैं, जहाँ पे आपकी नियुक्ति हुई है, आप वहाँ के मातृभाषा के बारे में, वहाँ के लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बताइए। आप वहाँ के मातृभाषा नहीं जानते हैं, नेटिव लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बताइए। आप सभी लोग सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना। यानी कि बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है, तो हमें सबसे पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए, क्या शुरुआत करना चाहिए? देखिए निगमनात्मक में क्या होता है? सबसे पहले नियम होता है, उसके बाद उदाहरण होता है। तो हमें सबसे पहले नियम प्रस्तुत करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। तथ्यों से कहीं आगे जाकर के अनुमान लगाने का तरीका क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पाठ्य सामग्री का विस्तार, एक्स्ट्रापोलेशन, पाठ्य सामग्री का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 59। कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट विधि।
अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं की भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, अब बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 61 बताइए। देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर नॉलेज होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आप इसका टैग वर्ड देखेंगे, बाय यूजिंग टैग वर्ड यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 1 बोल रहा है, अध्यापक कक्षा की समान भाषा से पढ़ाना आरंभ करें, समान भाषा से, फिर शिक्षार्थी को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दें। गलत है। अध्यापक को केवल आ गया, गलत है। अध्यापक को वही भाषा बोलना चाहिए जिसे अपनी शिक्षार्थियों को पढ़ाना है, गलत है। ये भी यहाँ पे नेगेटिव सेंस है, क्योंकि जो भी बच्चा होता है उस बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और वह स्वयं भी समान भाषा बोल सकता है। तो क्वेश्चन 62 का हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि निजी भाषण। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए गलत लिखते हैं। अब देखिए, हम लोग जब छोटे थे तो बहुत सारे टीचर क्या करते थे, जैसे हम लोग लिखेंगे गलत तो तुरंत वो लोग गोला मारेंगे। तो गोला नहीं मारना चाहिए। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है, शब्दों को 10 बार सही तरीके से लिखने के लिए बोलेंगे। कि मान लो अगर हमको मान लीजिए अगर यहाँ शिशु, अगर उसको राम बोला जाए लिखने के लिए, वो राम को काम लिखता है, तो पहले के टीचर या फिर अब भी बोलते हैं कि तुम बार बार राम लिखो, राम 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 राम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत है। बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे, गलत, नेगेटिव सेंस। गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या फिर क्रॉस लगाएंगे, गलत। ऐसा आपको नहीं करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 65 बताइए, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन 1 और कथन 2 पर विचार करिए। शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक मॉनिटर की है, सही है। ठीक, कथन 2 बोल रहा है, शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? किस रूप में करेगी? इसका आंसर हो जाएगा 1, विद्यालयी शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। ठीक, अगला क्वेश्चन, रजनी पहली कक्षा में पढ़ती है, वह मुझे खेलना बहुत पसंद है, मैं घर आई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। अब देखिए, यानी कि रजनी यहाँ पे गलत बोल रही है या फिर गलत वाक्यों का प्रयोग कर रही है। अब बताइए इसके बिहाफ पे कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ बोला गया है वह केवल गलत। यहाँ बहुत आसान है, टैग वर्ड की सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वह केवल सर्वनाम, केवल आ गया गलत, केवल गलत, यानी कि ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही होगा। यानी कि रजनी लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ठीक, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन नंबर 68, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बताओ। छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों में जो भी यहाँ इशू है, उसके अंदर कमी है, उसको दूर करना। ठीक,
तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य यानी कि देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो यह कथन किसका है? तो क्रो एवं क्रो का है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 70, बच्चों में लेखन की कौशल की समझ का विकास किया जा सकता है कहानी बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखवाकर, निबंध लिखवाकर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन 4। ठीक। अगला क्वेश्चन, राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी, लिखना जैसी गलतियां करती है, तो यह जो है किसका संकेत है? यानी कि लड़का को लका बोलेगी और कमाई होने लगी को लिखती है कमाई, कमाई होगी, यानी कि उसने यहाँ पे होनी यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब यह जो किसका संकेत है? राधिका ध्यान से नहीं लिखती है, नेगेटिव सेंस, गलत। उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है, गलत। मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे विद्यार्थी कोई भी गलती करेगा तो आपको उसको डिमोटिवेट नहीं करना है, आपको हमेशा पॉजिटिव सेंस में ले करके चलना है। राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग पूरा क्लास देखेंगे मैं आपको गारंटी देता हूं कि हिंदी से एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। 2011 से लेकर के अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। द्विभाषता और स्लैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत। ठीक, आंसर नंबर सी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? अगर आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हो हिंदी तो आपको किस पे फोकस ज़्यादा करना है? इसका आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग पर, भाषा प्रयोग पर। अगला क्वेश्चन, मौखिक भाषा का आकलन स्लैश पर सर्वाधिक बल देता है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो विचारों की क्रमबद्धता। अगर यहाँ पे हमको मौखिक भाषा में आकलन करना है तो क्रमबद्धता होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए विचारों की। ठीक। अगला क्वेश्चन, हम भाषा के माध्यम से स्लैश और स्लैश भी कर सकते हैं, बताइए। हम भाषा के माध्यम से सोच भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, यानी कि आंसर नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे नाता ना टूटे, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? भाषा प्रयोग से, भाषा प्रयोग से। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य का मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बहुत लोग इसका आंसर मानते हैं ऑप्शन सी, लेकिन गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कक्षा 1 में लिखना कहाँ से प्रारंभ होता है? चित्र बनाने से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 79, बताइए इसका आंसर क्या होगा? भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास उन्हें स्लैश उनसे गहराई से स्लैश और व्यापक अनुभव स्तर से स्लैश का मौका देती है, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जानने, परखने और जुड़ने। परखने, जुड़ने, यहाँ पे जुड़ने नहीं है, परखने जुझने हैं। जानने, यहाँ देखिए ऑप्शन सी जो है जानने जुड़ाने है ना, यहाँ पे मिस टाइप है, यहाँ पे आपको सही करना है जुझने, जुझने। यहाँ भी जुझने आ गया, ये गलत, ये गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा परखने, जुड़ने और यहाँ पे तादात्म्य। ठीक, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? बताइए ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसाय से, या फिर अनुभवों की अभिव्यक्ति से, या फिर चिंतन क्षमता के विस्तार से? इसका आंसर हो जाएगा चिंतन
क्षमता के विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा का आकलन करते समय, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? इसका आंसर हो जाएगा सहज अभिव्यक्ति, सहज अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री सर्वाधिक को महत्व देंगे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो अगर आप उसको रोचक कहानी सुनाएंगे तब। आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब पढ़ती है, लिखती है। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह जो है किताब शब्द को कतब लिखती है। तो सलमा का लिखने का तरीका दर्शाता है, बताइए, लापरवाही, अज्ञानता, स्ववर्तनी या फिर नियंत्रित लेखन? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्ववर्तनी। मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी गलती करता है तो उसको डीमोटिवेट नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव सेंस में बात करना है। लापरवाही गलत, अज्ञानता गलत, नियंत्रित लेखन गलत, यानी कि स्ववर्तनी, यानी कि उसकी ही गलती है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने किया है। बताइए सामाजिक अंतःक्रिया भाषा सीखने के लिए कौन समर्थन किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वाई गोत्स्की, वाई गोत्स्की। 85 का डी हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टन, भाषण, विज्ञापन आदि कामों के भाषा क्षमता के विकास स्लैश इसके स्थान पर आपको फिलअप करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सहायक। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टन, भाषण, विज्ञापन आदि कामों के भाषा क्षमता विकास सहायक है। अगला क्वेश्चन, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 बोल रहा है यह अनुनासिक चिन्ह का, यहाँ पे है अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है, गलत, नेगेटिव सेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा यह जो है अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। अब देखिए अनुनासिक किसे बोलते हैं? जो नाक से बोलता है और मुंह से बोलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक। अगला क्वेश्चन, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो यह भाषाओं को और बोलने की लैस होती है, समझने, पढ़ने, लिखने, रटने। बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा समझने की। जब समझेगा तभी पढ़ेगा तभी बोलेगा। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 89 का ए। अगला क्वेश्चन, किसी विषय को सीखने का मतलब है स्लैश, यहाँ पे आपको फिलअप करना है, कुछ सीखना, उसकी स्लैश को सीखना। तो इसका आंसर हो जाएगा अवधारणा और यहाँ पे विषय वस्तु, यानी कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट को सीखना है तो कम से कम उसकी बेसिक नॉलेज और उसका विषय वस्तु होना चाहिए, यानी कि उसका जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। अवधारणा मतलब होता है कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 91, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। यहाँ करने हैं, गलत है, आकलन करने का उद्देश्य है। बताइए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे कम प्रभावी तरीका है? बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा श्रुतलेख। 92 के 1, कहानी कहना गलत, लिखना गलत, और ये यहाँ पे पढ़ना है, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, भूतलेख। यहाँ भूतलेख नहीं होगा, यहाँ होगा श्रुतलेख। ठीक। अगला क्वेश्चन, बच्चों को पढ़ाए गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्न में से किस भाषा को कौशल का मूल्यांकन करते हैं? बताइए
इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा समझ का कौशल। जब समझेगा तब वो सभी चीज़ों को कर सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा? निकिता अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न परिस्थितियों में संवाद। अगर यहाँ पे संवाद करेगा तभी बोलेगा, तभी यहाँ पे सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मौखिक बोलेगा भी, क्रियाकलाप भी करेगा, तो ये सारी चीज़ें आती है संवाद में। अगर वो संवाद करेगा, अगर वो सम्मेषण करेगा, अगर वो बातचीत करेगा, तब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है बोली के संबंध में आपको विचार करना है कथन 1 और कथन 2 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कथन 1 पढ़िए और कथन 2 पढ़िए, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। 95 का। देखिए कथन 1 बोल रहा है किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार की जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। सही है, बोली के संबंध में। और यहाँ पे एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में नहीं जानी जाती है। यहाँ बोला गया जानी जाती है, लेकिन गलत है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे केवल सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 95 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा साधन है जिसका उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा या फिर बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है, लेकिन वह दूसरे की भाषा को सुन नहीं पाता है, यानी कि खुद का वाला काम हो जाता है लेकिन दूसरे की भाषा को श्रव्य सुन नहीं पाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए। 97 का आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। जो लोग लाइव देख रहे हैं बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आंतरिक भाषण। अगर वह जो है खुद में प्रॉब्लम होता, स्वयं में प्रॉब्लम होता, तो आप लगाते निजी, लेकिन दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, यानी कि आंतरिक भाषण, मन में ही मन, यानी कि मन में ही बोलना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं बताइए। आप सभी लोग के सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बहुभाषावाद यानी कि मल्टी लैंग्वेज। तो बताइए इसका लाभ हो सकते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है। जो लोग लाइव देख रहे हैं बताएंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही है। समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, और दूसरा है अन्य सांस्कृतिक के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, और तीसरा है सीमित रोजगार के अवसर, और यहाँ चौथा है प्राभाषिक जागरूकता। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है और यहाँ पे चौथा सही है। रोजगार के बारे में बात ही नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे पॉजिटिव सेंस के बारे में बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है पॉजिटिव सेंस के बारे में, यानी कि ऑप्शन बी होगा, पूर्णतः सही है। अगला क्वेश्चन, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उनके, अब देखिए अगर आप विद्यार्थी के, अगर आप स्टूडेंट के पूरा ब्यौरा एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कि उसकी गलती क्या है, उसकी प्रगति क्या है, तो उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो, एक फाइल बना करके लिखना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन आपका है पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्र बनाना। पहली कक्षा में सबसे पहले चित्र बनाना। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बाल साहित्य। एक बार फिर से बोलता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो बाल साहित्य। अगला क्वेश्चन,
बच्चों अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा स्वाभाविक, क्योंकि वो जो है अपनी बात कहते हैं, स्वाभाविक। अगला क्वेश्चन, भाषाई क्षमता के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? आपको यहाँ ध्यान देना है, उचित नहीं है, नेगेटिव सेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषाई क्षमता एक क्रम से सीखी जाती है, सही बात है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पठन कौशल है, तो पठन कौशल मतलब कि आपको समझ के साथ पढ़ना है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है अंतःक्रिया से। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? गलत। बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? गलत। तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फूलों के नाम पे अपनी भाषा में लिखो। तो इसका जो भी ज़्यादा पॉजिटिव सेंस है वो है पहला, फूलों के नाम पे अपनी भाषा में अगर आप लिखेंगे। जब आप अपनी भाषा में लिखेंगे यानी कि आप जो है अपने शब्दों में अपनी भाषा को चयन कर पाओगे अगर आप अपनी भाषा में लिखेंगे, ठीक। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाकों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न है संदर्भ में व्याकरण, ठीक। और इसका पूरा यहाँ पे आंसर की नीचे दिया गया है, देखिए इसका पूरा यहाँ पे आंसर की नीचे दिया गया है। आप 99 रुपया में पूरा नोट्स परचेज कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है and these are question are multiple time repeated in your previous paper, so everyone watch full video without any skip। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा जाता है। किसने कहा था? तो स्टैनली हॉल ने कहा था किशोरावस्था को तूफानों का अवस्था। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर है कोहलबर्ग ने। अब देखिए, अगर हम लोग ट्रिक के साथ याद करें तो जब आपका मन, जब आप मोरल हो, नैतिक हो, तो आप कितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकते हो, यानी कि कोहलबर्ग, ठीक। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का उद्देश्य क्या है? तो बाल विकास का उद्देश्य होता है सर्वांगीण डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना। अब यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने। मैं एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार 3 बार बोलूंगा ताकि आपको इसी क्लास में सारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से याद हो जाए। मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संवेग। मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी, इनको बोला जाता है संवेग। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? तो आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत दिया था अब्राहिम मैस्लो। बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने। बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत को किसने दिया था? यानी कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था सीखने का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मानव में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मानव में अस्थायी परिवर्तन को कहा जाता है अधिगम। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, खेल पद्धति के जनक किसे माना जाता है? तो खेल पद्धति के जनक को माना जाता है हेनरी कुक। ह्यूरिस्टिक पद्धति है, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक आते हैं आर्मस्ट्रांग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हैं विलियम हर्ड किलपैट्रिक। वह कौन सी विधि होती है जिसमें सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है? उसे बोलते हैं आगमन विधि। आगमन विधि में सबसे पहले आप बताएंगे उदाहरण, उसके बाद आप नियम को बताते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है उसके बाद उदाहरण? तो उसे बोलते हैं निगमन विधि। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बोलता हूं, वह कौन सी विधि है जिसमें सबसे पहले उदाहरण उसके बाद नियम? उसे बोलेंगे आगमन, ठीक। और अगर आप इसको उल्टा करोगे, सबसे पहले नियम उसके बाद उदाहरण, उसे बोलेंगे निगमन विधि।
निगमन विधि। निगमन विधि में सबसे पहले नियम आता है, उसके बाद उदाहरण आता है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। देखो, सुनो और समझो। देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? इसे बोलते हैं प्रदर्शन विधि। एक बार फिर से बोलूंगा, प्रदर्शन विधि में देखो, सुनो और समझना होता है। पहले आप देखेंगे, उसके बाद सुनेंगे और उसके बाद समझेंगे। इसे बोलते हैं प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, देखो, सुनो और बोलो। देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? इसे बोलते हैं प्रयोगात्मक विधि। यहाँ देखिए, इसमें क्या था, देखो, सुनो और समझो, यानी कि देखो, सुनो और समझो। आपको पहले देखना है, सुनना है, उसके बाद समझना है, उसे बोलेंगे प्रदर्शन। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए देखो, सुनो और बोलो, यानी कि आप यहाँ पे करेंगे प्रयोगात्मक विधि। देखना है, सुनना है, उसके बाद बोलना है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? उसे बोलेंगे आगमन विधि। आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। आगमन विधि किसे कहते हैं बताइए? जो लोग कमेंट में, जो लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, वो लोग बताएंगे कि आगमन विधि किसे कहते हैं। आगमन विधि में क्या होता है? अगला क्वेश्चन, करके सीखने। पहले आपको करना है, तब सीखना है, यानी कि आप यहाँ पे प्रैक्टिकल काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल काम को करके सीख रहे हो, उसे बोलेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, इसमें आप करके सीखते हो। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि, जिसमें कि आपका आता है LKG UKG। तो इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं फ्रोबेल। फ्रोबेल। अब यहाँ देखिए, मैं बताता हूँ इसका ट्रिक। किंडरगार्टन, जब आप गार्डन में जाते हो तो आप फ्री में जाते हो, कोई भी पैसा नहीं देते हो। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जब वो जाते हैं गार्डन में तो वो जो है कभी भी पैसा नहीं देते हैं, यानी कि आप फ्री हो, आपको फ्री में जा रहे हो। जो बच्चे हैं खुशी के साथ फ्री में जाएंगे, यानी कि फ्री, यानी कि फ्रोबेल। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, समीपस्थो विकास का सिद्धांत, यानी कि ZPD का सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो डाल्टन पद्धति के जनक हैं कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना अवस्था का संबंध उसके विकास के किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरा अवस्था से संबंधित है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने से। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? तो श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के दृश्य साधन में अंतर्मुक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम क्या होती है? तो नाम मात्र की भूमिका होती है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट। अच्छी लिखावट। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल दिया था कैटल ने। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था? एक बार क्वेश्चन आया था कि वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उसमें जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये वाला ऑप्शन नहीं था, उसमें था संज्ञानात्मक विकास। अब बहुत लोग यहाँ पे डाउट हो गए कि ये क्वेश्चन जो है इसने गलत बताया है, जबकि प्रीवियस पेपर का था उसमें ऑप्शन था केवल संज्ञानात्मक विकास, उसमें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये जो है ऑप्शन नहीं था। तो बहुत लोग यहाँ पे गलत ऑप्शन टिक करके आए थे। देखिए, इसका जो भी सही आंसर होगा वो होगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से क्या होगा? इसी के अनुसार जो है आपका मानसिक विकास होता है। यानी कि जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो दिया था सोशियो कल्चर थ्योरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है? संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक विकास होता है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक अंतःक्रियाओं सांस्कृतिक एवं भाषा के माध्यम से होता है।
तो इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आपका है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो वाइगोत्स्की का जो भी यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास है वो जाना जाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास 3 विद्वानों ने दिया था। पहला आपका है जीन पियाजे, दूसरा आपका है ब्रूनर और तीसरा है वाइगोत्स्की। ठीक, एक बार फिर से बोलता हूं, संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया था? तो इसका आंसर होगा 3 विद्वानों ने दिया था, जिसका नाम है पहला जीन पियाजे, दूसरा है ब्रूनर और यहाँ पे तीसरा है वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो अधिगम के द्वारा। अब यहाँ देखिए, अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। अपनी चारों तरफ जो आप देख करके सीखते हो, या फिर अपने समाज में, या फिर अपनी चारों तरफ देख करके जो भी यहाँ पे आप अपने अंदर ग्रहण करते हो उसे बोलते हैं अधिगम, यानी कि सीखना, लर्न करना। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? तो बालक का सामाजिकरण प्रारंभ होता है 0 से 5 वर्ष की अवस्था में। इसे बोलते हैं शैशव अवस्था। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? इसका आंसर हो जाएगा अपनी माँ को। अगला क्वेश्चन, बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण होता है? इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होता है? तो नकारात्मक सोच होता है उत्पन्न किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। अगला क्वेश्चन, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? स्कीमा सिद्धांत के जनक हैं जीन पियाजे। कोलहर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोलहर जो है संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है इसका क्रम। तो सबसे पहले होगा संवेदिक पेशी अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और उसके बाद होता है अमूर्त। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है क्रम से, सबसे पहले संवेदिक पेशी अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त, उसके बाद अमूर्त। अब देखिए, कभी कभी इसका एज भी पूछ लेता है। तो संवेदिक पेशी अवस्था में आता है जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब अगर आपको यहाँ पे याद करना है मूर्त यानी कि हम जिएंगे साथ साथ और हम मरेंगे साथ साथ, तो यानी कि आप यहाँ पे मूर्त को मरने से लीजिए कि हम साथ साथ मरेंगे, यानी कि आपका यहाँ पे सबसे पहले जो एज यहाँ पे स्टार्ट होगा, जो भी यहाँ पे वर्ष स्टार्ट होगा वो होगा 7 से। हम साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे। कौन? हम मतलब 1 और यहाँ पे 2, यानी कि हम दोनों साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे, यानी कि आपका यहाँ ट्रिक बैठ जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सबसे पहले स्टार्ट होगा 7 से 12 वर्ष। अब देखिए, उसके बाद आता है अमूर्त यानी कि 12 से 15 वर्ष। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो 2 से 7 वर्ष में, 2 से 7 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था बोलते हैं संवेदी गत्यात्मक अवस्था। ये ठीक। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? इसका आंसर होगा ठोस संक्रियात्मक अवस्था। एक बार फिर से बोलता हूँ, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने सृजनशील
प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो 5 चरण बताए हैं। सबसे पहले आपका है संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, उसके बाद मूल्यांकन। एक बार फिर से देखिए, गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। सबसे पहले आपका है संज्ञान, स्मृति, अपसारी, अभिसारी, उसके बाद मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? उसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी यहाँ पे टाइम होता है 7 से लेकर के 11 वर्ष। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वो है विद्यालय एवं कक्षा में। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? इसका आंसर होगा जीन पियाजे को। जीन पियाजे को। स्ट्रिंग ने कहा था शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। स्ट्रिंग जी ने कहा था विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका आंसर होगा निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अब देखिए, निरंतरता का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो कभी भी समाप्त ना हो, उसे बोलते हैं निरंतरता। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई है? इसका आंसर है जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई है? जीन पियाजे के द्वारा। पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। खोज विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। इसे बोलते हैं, खोज विधि का अलग अलग नाम भी है, ह्यूरिस्टिक विधि या फिर अन्वेषण विधि। तो अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में ह्यूरिस्टिक विधि या फिर अन्वेषण विधि के जनक कौन है, तो वो है आर्मस्ट्रॉन्ग। अन्वेषण विधि के जनक कौन है? देखिए, आर्मस्ट्रॉन्ग। पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि होती है? तो पढ़ाने की सबसे अच्छी प्रोजेक्ट विधि होती है। परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। परियोजना विधि के जनक हैं किलपैट्रिक। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन होते हैं? अब देखिए, ये है हिंदी शब्द। अगर पूछा जाए इसका अंग्रेजी शब्द कि माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा DWLN। DWLN। इकाई उपागम के जनक कौन है? तो मॉरिसन। इकाई उपागम के जनक है मॉरिसन। जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? 270। स्वयं की भावना तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि। बिना साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जा सकता है? उसका आंसर होगा सामान्य बुद्धि का। बिना साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जा सकता है? उसका आंसर होगा सामान्य बुद्धि का। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा बीने साइमन। बीने साइमन। एक बार फिर से बोलता हूँ, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो बीने साइमन। जिस भी बच्चे का IQ लेवल 140 से अधिक है, उसे हम रखेंगे प्रतिभाशाली श्रेणी में। अगला क्वेश्चन, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो का। एक बार फिर से बोलता हूँ, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो डिसग्राफिया का। डिसग्राफिया का। एक बार फिर से बोलता हूँ, लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता, अगर यहाँ पूछा जाए लिखने की योग्यता, तो उसे बोलेंगे डिसग्राफिया। अगर पूछा जाए शब्दों के अक्षरों में क्रम को पढ़ने में कठिनाइयों का अनुभव करना, या फिर अगर यहाँ पूछा जाए माइंड से रिलेटेड यानी कि स्मृति से रिलेटेड, तो ये आपका आएगा डिसलेक्सिया से। अगर पूछा जाए लिखावट के बारे में, लिखावट में कमी आना यानी कि लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी आना, तो वो आपका होगा डिसग्राफिया। अगर यहाँ पे पढ़ने में दिक्कत आती है, तो ये आपका हो गया डिसलेक्सिया। तो डिस्थीमिया में
गंभीर तनाव की अवस्था होती है, गंभीर तनाव की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन, गणित को समझने की आवश्यकता, उसे क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। अब यहाँ पे आपका ट्रिक होगा, गणित में आप क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, तो आपका यहाँ होगा कैलकुलिया, कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है? गणित को समझने में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो उसे बोलते हैं डिसकैलकुलिया। डिसग्राफिया में क्या होता है? डिसग्राफिया में मैंने आपको बताया, इसमें लिखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पठन विकार से, यानी कि पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। और अगर मैं आपसे पूछूं गंभीर तनाव की अवस्था, उसे क्या बोलेंगे? बताइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की कमी, यानी कि अगर आपको मैं मौखिक रूप समझाऊं और अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है, उसे बोलते हैं अफेजिया। तो निम्नलिखित में से, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने में असक्षमता कौन सी है? उसे बोलते हैं अफेजिया। क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा कर्ट लेविन। कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो कर्ट लेविन गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित थे। एक बार फिर से देखिए, अगर पूछा जाए कि क्षेत्र सिद्धांत का जनक कर्ट लेविन, अब यहाँ पे पूछा गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्ट लेविन किस विचारधारा से संबंधित थे? तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित थे। कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो जीवन में विभिन्न क्षेत्रों से, आपकी लाइफ से, आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो अधिगम यानी कि लर्निंग प्रोसेस, जो भी यहाँ श्रेणी है, इसका क्रम सिद्धांत दिया था रॉबर्ट गेने ने। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? अब यहाँ पे सभी लोग याद करिए, इसका जो भी क्रम है, सबसे पहला क्रम आता है संकेत, उसके बाद उद्दीपन, उसके बाद श्रृंखला, उसके बाद शाब्दिक, उसके बाद विभेदी, उसके बाद प्रत्यय, उसके बाद अधिनियम या फिर सिद्धांत अधिगम, उसके बाद होता है समस्या समाधान। तो जब आप पूरा सीख जाओगे, इसका ट्रिक होता है क्या? जब आप ये पूरा सीख जाओगे, उसके बाद तभी आप यहाँ सभी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हो। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉबर्ट गेन के अनुसार अधिगम यानी कि सीखने का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम, यानी कि आप यहाँ पे संकेत के द्वारा सिखाते हो, तो वो आपका होता है संकेत अधिगम। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट गेन के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर क्या है? देखिए, सबसे उच्च, तो सबसे उच्च यहाँ पे क्या था? समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। ठीक, तो इसका आंसर हो गया ये। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो कोहलर जी ने किया था। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? स्किनर ने। बुद्धि का प्रदर्श नमूना यानी कि सैंपल सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु सम प्रत्यय किस विद्वान ने दिया था? तो अल्फ्रेड बीने ने। कब दिया था? 1905 में। एक बार फिर से देखिए, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु सम प्रत्यय किस विद्वान दिया था? तो अल्फ्रेड बीने ने दिया था 1905 में। अगला क्वेश्चन, अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला, इसका आंसर होगा मंद बुद्धि, दूसरा होगा कुशाग्र बुद्धि और तीसरा होगा औसत बुद्धि। तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला आपका होगा मंद बुद्धि, दूसरा आपका होगा कुशाग्र बुद्धि, तीसरा आपका होगा औसत बुद्धि। भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? तो भाटिया परीक्षण संबंध है बुद्धि को नापने से। एक बार फिर से बोलता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था मल्टीपल टाइम। दीज आर क्वेश्चन आर मल्टीपल टाइम रिपीटेड इन योर प्रीवियस पेपर कि भाटिया परीक्षण किससे संबंधित है? तो भाटिया परीक्षण बुद्धि को नापने से संबंधित है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, वेस्लर परीक्षण का संबंध किससे है?
तो वेस्लर परीक्षण का संबंध है बुद्धि को नापने से। अष्टन के सूत्र में संशोधन किसने किया? अष्टन के सूत्र में संशोधन किया था टर्मन ने। एक बार फिर से बोलता हूं, टर्मन जी ने अष्टन के सूत्र में संशोधन करने का काम किया था। अगला क्वेश्चन, बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? तो जर्मनी में। कब? 1879 में। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो वेस्लर महोदय जी ने दिया था 1960 में। अंधों की लिपि के जनक कौन है? तो अंधों के लिपि के जनक हैं लुई ब्रेल। लुई ब्रेल। अगला क्वेश्चन, LKG व UKG, इसका जो है जब यहाँ पद्धति है LKG से UKG, तो इस पद्धति के जनक कौन है? फ्रोबेल। फ्रोबेल। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? तो नर्सरी पद्धति के जनक है मारिया मॉन्टेसरी। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया था? तो थार्न डाइक जी ने दिया था। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत दिया था थार्न डाइक जी ने। अगला क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया या फिर क्लासिकी अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव जी ने दिया था। पावलोव। और मैं अगर इसका जो है ट्रिक बताऊं कि अनुकूलित अनुक्रिया या फिर क्लास, जब आपको बहुत ही ज़्यादा लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो आप पूरा यहाँ पे क्या होते हैं, अपने जो भी यहाँ पे सपोज कि यहाँ प्रेम का है, वो आपकी लगाते हैं क्लास, और आप वहाँ पूरा कूल नहीं रहते हो, अनुकूल रहते हो। तो अगर यहाँ पूछा जाए कि अनुकूलित अनुक्रिया या फिर क्लास इसकी अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया था? तो लाव यानी कि पावलोव। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर जी ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास होगा तभी आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होगा। तो इसीलिए जीन पियाजे हमेशा संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन वैज्ञानिक हैं जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने हैं? उनका नाम है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे सबसे पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, उसके बाद मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को बालक के कौन सी जानकारी होनी चाहिए? यानी कि अगर शिक्षक को बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो बालक का कौन सा जानकारी शिक्षक के पास होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार। अगर शिक्षक को बालक के व्यवहार के बारे में जानकारी है तभी उसका सर्वांगीण विकास कर सकता है। सर्वांगीण विकास कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चे का मानसिक विकास करना, बच्चे का सामाजिक विकास करना, बच्चे का सांस्कृतिक विकास करना, इसे बोलते हैं सर्वांगीण विकास करना। यानी कि मानसिक विकास, यानी कि सामाजिक विकास, यानी कि यहाँ पे आपको हो गया सांस्कृतिक विकास। तो बालक का सर्वांगीण विकास कब होगा? जब शिक्षक को बच्चे के व्यवहार के बारे में जानकारी होगी। अगला क्वेश्चन, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा एल्बर्ट बंडुरा। एल्बर्ट बंडुरा जो है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? समाजीकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजित होना, समाज में घुल मिल जाना, समाज में समायोजित होना, उसे कहते हैं समाजीकरण। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था होती है? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था होती है? उसे बोलते हैं किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान शिशु में सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होती है। अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कौन सा रखना चाहिए? तो प्रेम भाव से, स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में
अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो परिवार एवं पड़ोस। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे बोलते हैं पूर्व क्रियात्मक अवस्था। अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला आपका हो गया धनात्मक, शून्यात्मक और तीसरा आपका है ऋणात्मक, यानी कि प्लस, जीरो और यहाँ पे ऋण। तो अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, शून्यात्मक और यहाँ पे ऋणात्मक। धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्षैतिज, उसके बाद ऊर्ध्वज यानी कि लंबवत और उसके बाद द्विपार्श्विक। गणित संबंधी, देखिए गणित में आप क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो, यानी कि डिसकैलकुलिया। पठन में यानी कि पढ़ने में अगर यहाँ पे असमर्थता है उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। लिखने में अब यहाँ देखिए बहुत सारे लोगों का डाउट होता है पढ़ने में लिखने में क्या होता है, कौन सा विकार होता है? तो पढ़ने संबंधी में डिसलेक्सिया और यहाँ पे लिखने में तो आप यहाँ ट्रिक देखिए, यहाँ लास्ट में ग्राफ, यानी कि अगर आप आपका ग्राफ होगा, जैसे कि अगर मुझे लिखना है रे, तो अगर मैं इसको अच्छे से हमें ग्राफ करने आता है तो मैं सही से लिख लूँगा। तो जहाँ भी लिखने हैं यानी कि तुरंत आप यहाँ अपने माइंड में नोट करिए ग्राफ, यानी कि डिसग्राफिया। और अगर यहाँ पढ़ने में तो यहाँ पे लेक्सिया। लैक मतलब कमी है, किसमें कमी है? पढ़ने में, तो डिसलेक्सिया। सो दी आर ट्रिक फॉर लर्न पढ़ने एंड लिखने। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पूछा जाए कि लिखना, पढ़ना और बोलना संबंधित विकारों को क्या कहा जाता है? तो डिसप्रैक्सिया। अब यहाँ देखिए, अगर आप सही से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ना ही आप लिख पाओगे, ना ही आप पढ़ पाओगे और ना ही आप बोल पाओगे। तो ये आपको हो गया डिसप्रैक्सिया। अगला क्वेश्चन, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इरिक्सन ने। समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। जब बच्चे यहाँ पे शैशवावस्था होते हैं तो सभी के पास यहाँ पे समायोजित हो जाते हैं, तो समायोजन की अवस्था शैशवावस्था में होती है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी होती है? 6 वर्ष। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो औपचारिक शिक्षा कहते हैं जो शिक्षा संस्थानों में, विद्यालय में, स्कूल में दी जाती है उसे बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। और यहाँ देखिए, अनौपचारिक क्या होता है? जब आप शिक्षा किसी एक व्यक्ति के पास पर्टिकुलर जाकर देते हो, यानी कि आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, घर में दी जाने वाली शिक्षा, तो वो होती है अनौपचारिक। और औपचारिक में क्या होता है? जो शिक्षा संस्थानों में, विद्यालय में, स्कूल में, संस्था में दी जाती है वो होती है औपचारिक। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की क्रिया कब चलती है? तो समाजीकरण की क्रिया जीवन भर चलती है। बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? तो 3 माह में। शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था कहते हैं? तो शर्म की अवस्था बाल्यावस्था कहते हैं। आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में। जो उसके जितने समीप होंगे, करीब होंगे, तो उसी के सक्रिय सदस्य बनते हैं। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि बाल्यावस्था के पहले। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा है? इदम में। ईदम। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद किसे जन्म दिया? तो प्रयोजनवाद प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। अगला क्वेश्चन, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था होती है? ईर्ष्या भावना बाल्यावस्था में होती है। अगला क्वेश्चन, बालक मानव ध्वनि एवं अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीखता है? तो 1 माह में। अगला क्वेश्चन, अंतरामुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो बहिर्मुखी का।
अंतरामुखी में और बहिर्मुखी में, इन दोनों में सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो बहिर्मुखी का। बहिर्मुखी। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? तो 8 अवस्था में। एक बार फिर से बोलता हूँ, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन को 8 अवस्था में बांटा है। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने और कब और कहाँ पर स्थापित किया? तो विलियम ने किया था। किसने किया था? विलियम ने। कब किया था? 1879 में। कहाँ पे किया था? जर्मनी में। एक बार फिर से बोलता हूँ, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने किया था? कब किया था और कहाँ पे किया था? तो विश्व में सबसे पहली बार विलियम बुट ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किया था जर्मनी में 1879 में। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? तो विलियम जेम्स। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मेनकेन ने कहा कि बच्चों के लिए सबसे अच्छा टीचर, सबसे अच्छा शिक्षक वही है जो खुद को एक बालक जैसा मान ले, एक बालक जैसा बन जाए। उसे बोलते हैं अच्छा टीचर, उसे बोलते हैं उत्तम टीचर। तो ये कहा था मेनकेन जी ने। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो गुथरी ने दिया था। गुथरी ने प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था। हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक हैं, उनका नाम है C.H. राइस। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मास्लो ने दिया था। अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग करना। अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो मानव व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाती है। यानी कि अपने चारों तरफ से या फिर सीखने से या फिर अपने अंदर ग्रहण करने से आपके अंदर जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं अधिगम। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग करना। तो मानव व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। अधिगम पूर्ण कब होगा? तो मानव व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए तब यहाँ पे अधिगम पूर्ण हो जाएगा। संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान होता है। किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान होता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक हैं वाटसन। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में एक होता है मनोविश्लेषण करना, यानी कि पूरे मन को एनालिसिस करना। तो मनोविश्लेषण मनोविज्ञान के जनक कौन है? इसका आंसर होगा सिगमंड फ्रायड। बुद्धि के परिणामों के आधार पर समान संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया था? टर्मन ने। बुद्धि के परिणामों के आधार पर समान संभावना वक्र टर्मन ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो जॉन डेवी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक और जॉन डेवी। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मल्टीपल टाइम रिपीटेड इन योर प्रीवियस पेपर। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया बाल विकास का इंपॉर्टेंट एंड मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन दैट्स आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो प्लीज एवरीवन मैक्सिमम शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो, सभी लोग जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।